नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं तो उनके लिए बता दें कि आप जब क्लास लेने के लिए आते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी क्लास दी जा रही है, तो आप क्लास को जैसे ही ओपन करते हो तो लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने के बाद में जो भी आप पूरी क्लास देखिए, पूरी क्लास देखने के बाद में जो भी आपको उचित लगता है, यदि कोई हमने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करने के बाद में जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि हमारी डीएस एकेडमी की ओर से एक टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज पेड है, टेस्ट सीरीज फ्री नहीं है। और इसी के साथ में एकदम नवीन टेस्ट सीरीज है। मार्केट से या कहीं से यूं ही प्रश्न नहीं उठाए जा रहे हैं, पूरे प्रश्न जो प्रामाणिक पुस्तक हैं उनसे बनाए जा रहे हैं, और जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वहाँ से आपको प्रश्न दिए जाते हैं। 125 प्रश्नों का टेस्ट पेपर रहता है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहता है। उसमें हर पहलू को छुआ जाता है, यानी कि हर टॉपिक को छुआ जाता है। इसी के साथ में बात कर लें आपकी क्लासों की, तो क्लासेस जो है वो आपकी विधिवत चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, बस थोड़ा सा आप कोऑपरेट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के उपन्यास में। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा हम आपका समय भी नहीं लेंगे। बस यही है कि आप कमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखिए, उचित कमेंट कीजिए, ताकि आप भी अपना समय व्यर्थ ना करें और दूसरे का भी ना हो। व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, आप कोई अभद्र टिप्पणी कर देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बचता है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर कंपैरिजन करते हो तो ये उचित नहीं है आपका, क्योंकि आप हमसे कंपैरिजन अगर किसी का कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि हमने आपसे नहीं कहा है कि आप आइए और हमारी क्लास देखिए। अगर आपको इसमें कुछ तथ्य मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ हमें पढ़ाई, हमारी जो तैयारी है उसमें थोड़ी सी भी वृद्धि हो रही है, तब आप हमारे से साथ जुड़े हुए हैं, या आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, या हमारे पढ़ाए हुए तथ्य आपको समझ में आ रहे हैं, तब आप हमसे जुड़े हुए हैं। बस इतना लाइक, कमेंट और शेयर के लिए ही हम आपसे बोलते हैं, इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर रहे हैं आज। इससे पहले हमने देखा था प्रेमचंदोत्तर युग, अब हम प्रेमचंदोत्तर युग में ही चलेंगे, यानी कि 1936 के बाद के। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासकार, प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे प्रमुख सामाजिक और यथार्थवादी उपन्यासकारों में, जिसमें कि पहले नंबर पे हम देख रहे हैं यशपाल। यशपाल जी की यदि बात करें तो ये वो उपन्यासकार हैं जो इस समय के जो उपन्यासकार हैं या कहानीकार, कवि आपको देखने को मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो आपके स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिए हुए थे। तो यशपाल जी के विषय में भी यही चीज़ है कि इन्होंने एक तो आंदोलन के समय पे और आंदोलन को तीव्र गति देने के लिए इन्होंने एक जो पत्र है विप्लव पत्र का इन्होंने संपादन किया था प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। और ये ऐसे थे जो इन्होंने जेल में भी ये पहुंचे थे और वहाँ पे भी इन्होंने उपन्यास लिखे थे, ठीक है। बात कर लेते हैं यशपाल जी की। 1903 इनका जन्म हुआ है और 1976 में इनका निधन हुआ है। मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। यशपाल जी किस विचारधारा से प्रभावित थे, तो मार्क्सवादी विचारधारा से, या कहें कि मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव या मार्क्सवाद का प्रभाव यशपाल जी पर था, ठीक है। बात कर लेते हैं दादा कामरेड। दादा कामरेड, इनका एक भी उपन्यास आपको नहीं छोड़ना है, सारे पढ़ने हैं। जिसमें हम टिक नहीं लगाएं, समझ जाइएगा कि आपको सभी पढ़ने हैं, लेकिन इससे पिछली क्लास में देवराज जी के थे तो आप उनको पढ़े रहिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा उपन्यास नहीं, जिसके ज़्यादा नहीं 5-7 होते हैं, उनको आप पढ़े रहिएगा। दादा कामरेड की यदि बात करें तो 1941 है। इसमें क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण किया गया है। 1941 का उपन्यास है दादा कामरेड, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपकी मार्क्सवादी विचारधारा है उससे प्रभावित है, और दिखाया गया है कि किस तरीके से आप एकत्रित होकर आगे बढ़ते हो किसी भी आंदोलन के लिए, क्रांति के लिए। देशद्रोही की बात करें तो 1943, इसमें 1930 से 1942 तक की जो राजनीतिक स्थिति है उसका चित्रण इन्होंने किया है देशद्रोही उपन्यास में। दिव्या की बात करें 1945 का, तो देखिए ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक यथार्थवादी लिख रहे हैं, लेकिन यशपाल एक ऐसे उपन्यासकार हैं कि इनके सारे उपन्यासों को यहीं पर रखना है था।
पार्टी कामरेड की बात करें तो 1946 का उपन्यास है। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन इसमें किया गया है। मनुष्य के रूप 1949 का है। अमिता 1956 का है। ठीक है। झूठा सच, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश का जो उच्चतर आयोग है उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, आपके नेट की परीक्षाओं में भी लगा हुआ है, तो यहाँ तो आप भूलेंगे नहीं। झूठा सच की बात करें तो ये 2 भागों में है। पहला है 1958 में प्रकाशन हुआ, दूसरा 1960 में। 2 वर्ष का अंतर रहा था। पहला है वतन और देश, वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। पहले भाग में क्या हुआ है कि देश विभाजन एवं उसकी जो त्रासदी थी, जैसे कि आप देखेंगे अभी हाल ही में मूवी आई है जो फिल्म है आपकी गदर 2। लेकिन गदर 2 से पहले यदि आप गदर फर्स्ट आप देख लेते हैं, कहीं पे भी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी जो भी नए हैं, तो गदर 2 की, गदर 1 की यदि बात करें तो वो 1958 की जो पूरी गाथा है इसी पर आधारित है। ये उपन्यास इस पर आधारित है। ठीक है। मतलब उपन्यास पर ही आधारित मूवी है। तो वतन और देश, ठीक है। तो झूठा सच का जो पहला भाग है 1958 का, ये इसी पर 2001 में मूवी आई थी। देश विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण इसमें मूवी का नाम आ रहा है, उपन्यास में किया गया है कि किस तरह से देश का विभाजन हुआ है, कैसे जिन्ना जी और बाकी के जो पात्र इसमें रहते हैं उन्होंने कराया है। प्रतीकात्मक पात्र के रूप में, मतलब दूसरे रूप में यहाँ पे रखे गए हैं। और उसकी जो विभीषिका होती है वो आप गदर फर्स्ट जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ज्वलंत हो जाएगी। और जो देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास या कहानियाँ आपको मिलेंगी वो कुछ कुछ इसी तरह की मिलेंगी। ठीक है। जैसे कि आप एक कहानी देखेंगे भीष्म शाहनी जी की, अमृतसर आ गया, उसमें भी आप देखते हैं उसमें हालांकि एक यात्रा का वर्णन है, ट्रेन का वर्णन है, लेकिन किस तरह उसकी जो विषमताएं हैं उनको चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर भी वही है कि किस तरह से आप मतलब यहाँ से लोग जा रहे थे, वहाँ से आ रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम जब छिड़ गई थी तो कैसे उनको अनेक मतलब अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है। त्रासदी का चित्रण है। 1960 की बात करें तो इसमें देश का भविष्य है। देश का भविष्य यानी कि देश आज़ाद हो गया, इसके बाद यह बंटवारा भी हो गया है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया है। 1960 में दिखाया गया है कि देश का भविष्य अब क्या होगा। देश का भविष्य यानी कि भारत पाकिस्तान अलग हो गया, अब दिखाया गया है कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनका भविष्य क्या रहेगा, जो नेता थे वो अब किस तरह अपनी रोटियां सेकेंगे जनता पे। ठीक है। तो यहाँ पे इसी सब का चित्रण किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश की भावी जो निर्माण से जो संबंधित जो भूमिकाएं थी उनका जो बुद्धिजीवी थे वो यथार्थ का किस तरह से यहाँ पे चित्रण किया गया है। 12 घंटे की बात करें तो 1962 का उपन्यास है। इसमें पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों का यहाँ पे यथार्थ यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है। ठीक है। और अप्सरा का शाप 1965 का उपन्यास है। क्यों फंसे 1968 का है। क्यों फंसे उपन्यास में इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो काम संबंध होते हैं उनकी उन संबंधों में जो निर्वाध आज़ादी होती है वो उस तरीके से मतलब इसका इसमें चित्रण किया गया है। क्यों फंसे, और क्यों फंसे में एक तरीके से मतलब देखा जाए तो अगर आप अनैतिक जब आप संबंध किसी से रखते हैं तो उसी में जब संतान, आपने इससे पिछले उपन्यासों में हमने 1-2 जगह पढ़ा था कि उसमें मतलब किस तरह से जो मतलब अविवाहित स्त्री पुरुष की जो संतान होती है उसको ना हो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, उस तरह से ये उपन्यास है। बात करते हैं तेरी मेरी उसकी बात 1974 का है। इसमें 1919 से 1945 तक की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनका चित्रण यशपाल जी ने इस उपन्यास में किया है। तो यशपाल जी का कोई उपन्यास आप हमसे ना कहिएगा कि मैम इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं जो कुछ गौड़ उपन्यासकार हैं। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा तीव्र गति से हम लोग चलना शुरू करेंगे, क्योंकि जिस उपन्यासकार पे समय देने का हमें लगेगा हम उसी उपन्यासकार को थोड़ा सा रुक के पढ़ाएंगे, वरना हम सीधे सीधे पढ़ा के निकल जाएंगे, क्योंकि हर किसी के क्षेत्र से प्रश्न नहीं बनेगा। बाकी प्रश्न अगर आपको देखना है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं मनमथ नाथ गुप्त। मनमथ नाथ गुप्त
समय की यदि बात करें तो 1908 से 2000 ईस्वी इनका समय ठहरता है। उपन्यासों में बात करें तो अवसान, जय यात्रा, अवसान, जय यात्रा। तीसरे नंबर पे बात करें तो सुधार। फोर्थ नंबर पे बात करें तो गृह युद्ध, हर घर घर में होता है, परेशान ना होइएगा। होटल द ताज, पांचवें नंबर का उपन्यास है होटल द ताज। होटल द ताज बहुत ज़्यादा मनमथनाथ गुप्त प्रामाणिक मतलब चर्चित नहीं है, इसीलिए जो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है उन्हीं को देखेंगे। दुष्चरित्र, दुष्चरित्र के बाद में बात करें तो दो दुनिया। दो दुनिया इसीलिए इनका थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दुनिया नाम से भी एक रचना है, कमेंट कीजिएगा किसकी है। काजल की कोठरी, आगे बात कर लेते हैं। तो काजल की कोठरी भी मनमथनाथ गुप्त जी का उपन्यास है। आगे बात करें तो बहता पानी, बहता पानी भी थोड़ा आप पढ़े रहिएगा। इसी के बाद में रैन अंधेरी, रैन अंधेरी इनका उपन्यास है। 11वें नंबर पे बात करें तो आस्तीन के सांप, देख लीजिएगा, मुहावरा तो है ही आस्तीन के सांप। अब आपको उपन्यास भी देखने को मिल गया है। हो सकता है कोई बैठा हो और फिर सोचे कि चलिए आस्तीन का सांप कोई जिक्र आया और वो सोचेगा कि चलिए प्रश्न ही बना दें। कोरिलेट करके ही प्रश्न बनते हैं, आप परेशान ना होइएगा। षड्यंत्र के बाद में बात करें तो आधी रात के अतिथि, आधी रात के अतिथि। आधी रात के अतिथि के बाद में बात कर लेते हैं ख्याल अच्छा है। चलिए भाई, मनमथनाथ गुप्त जी के विषय में का उपन्यास है कि ख्याल अच्छा है। आप कहते हैं ना कि ख्याल तो अच्छा है, अगर कोई अच्छा कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं या किसी भी कार्य के विषय में नवीन के सोचते हैं तो कहते हैं कि ख्याल तो आपका अच्छा है, आगे देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ख्याल अच्छा है। दुष्चक्र, दुष्चक्र इनका उपन्यास है। 16वें नंबर पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये पूछा भी जा सकता है, अंधेर नगरी। अभी तक आपने नाटक पढ़ा है भारतेंदु जी का, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि उपन्यास किसका है। फिर आप सोचेंगे कि भाई उपन्यास तो पढ़ा ही नहीं, क्यों? क्योंकि नाटक ही पढ़ा है भारतेंदु जी का। आप कहेंगे अरे एक्सपर्ट ने प्रश्न गलत बना दिया, उसको गलत पूछ लिया, उसको नाटक पूछना था और उसने उपन्यास विधा से पूछ लिया। ठीक है, दिशाहीन, दिशाहीन, तोड़म फोड़म। क्योंकि मेरे पास प्रश्न मतलब इस तरह के कमेंट आती हैं कि मैम ये तो रचना मिल ही नहीं रही है नेट पे। अरे भाई, अगर आपको सारी रचनाएं दिन दहाड़े अभी बताते हैं, अगर आपको सारी रचनाएं नेट पे मिल जाएंगी तो फिर लोगों ने तो बदनाम कर ही रखा है कि मैम गूगल से कॉपी पेस्ट करती हैं, लेकिन आप लोग भी मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर आपको सारी रचनाएं गूगल पे मिलने लगी। ठीक है, अब जैसे कि आपने पढ़ा है चांदनी के खंडहर, अगर वहीं हम आपसे कहें कि चांदी के खंडहर किसकी रचना है तो आप कंफ्यूज होंगे। वहीं पे अगर यही प्रश्न हम आपको रखे हैं कि अंधेर नगरी उपन्यास किसका है तो सारे बच्चों का कमेंट आना है उस पेपर पे कि मैम उपन्यास तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंधेर नगरी तो नाटक है भारतेंदु जी का, आपके टाइपिस्ट ने मिसप्रिंट किया है। अब आप देख लीजिएगा, अब मैं क्या करूँ? मनमथनाथ गुप्त जी ने कोई मिसप्रिंट किया है, उन्होंने अच्छा खासा उपन्यास लिखा है भाई, अंधेर नगरी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अमृत राय जी को। अगले उपन्यासकारों में अमृत राय, अमृत राय जी की बात करें तो 1921 इनका समय है, 1996। उपन्यासों में बात करें अमृत राय जी की तो पहला है बीज। बीज जो उपन्यास है 1952, ये दूसरे जो महायुद्ध है, दूसरे महायुद्ध यानी कि सन 42 की क्रांति, सन 42 की क्रांति से संबंधित इनका ये उपन्यास है। ठीक है, और उसमें जो विद्यार्थी जो शरणार्थी आते हैं उनको आधार बना के लिखा गया है। नागफनी का देश,
नागफनी का देश 1953 का है। तीसरे नंबर पे बात करें तो हाथी के दांत। हाथी के दांत, कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, तो ये 1956 का अमृत राय जी ने उपन्यास लिखा है। समाज की दुरंगी रीति को, समाज की दुरंगी रीति की निर्ममता के साथ चित्रित किया है। रीति को निर्ममता के साथ चित्रित किया है। यहाँ पे क्या होता है कि दोहरा जीवन, जो दोहरी जिंदगी होती है, दोहरे मानक होते हैं। आप दूसरों के लिए नियम बनाते हो लेकिन अपने पे फॉलो नहीं करते हो, ये उसको चित्रित करता है। सुख दुख की यदि बात करें तो सुख दुख जो है 1969 का है। 5वें नंबर पे है भटियाली। भटियाली की बात करें तो ये भी 1969 का है। 6ठे नंबर पे बात करें तो जंगल, ये भी 1969 का है, जंगल। 7वें नंबर पे बात करें तो धुएं की बात करें तो 1977 है और आज़ादी के बाद का जो बिखराव जीवन है उस पर आधारित है। आज़ादी के बाद का बिखराव जीवन का मतलब आप समझ रहे होंगे सीधे सीधे यहाँ पे कि किस तरीके से आप देखते हैं जीवन जो व्यक्ति व्यतीत करता है। इसके बाद की यदि बात करेंगे इन उपन्यासकारों के बाद की तो नागार्जुन की बात रहेगी, लेकिन नागार्जुन जी को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ना हमने आंचलिक में पढ़ना है नागार्जुन जी को, न यहाँ पे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नागार्जुन जी को हम नागार्जुन जी की क्लास में संपूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। ठीक है, मनमथ नाथ गुप्त जी की बात कर लेते हैं तो 1908 से 2000 के बीच में समय है। अवसान, जय यात्रा, सुधार, गृह युद्ध। सुधार गृह युद्ध थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि अभी पीछे रूस और में जो युद्ध हुआ था, ब्रिटेन और रूस, यूक्रेन, ठीक है, तो उससे संबंधित हो सकता है। होटल दे ताज थोड़ा पढ़े रहिएगा आप इसको। दुष्चरित्र, दो दुनिया, आप इसको भी याद रखिएगा। काजल की कोठरी, इस तरीके से आप देखेंगे तो तिलस्मी जासूसी जो उपन्यासकार हमने पढ़े थे उसमें भी इस तरीके से उपन्यास था, तो आप इसको पढ़े रहिएगा, गलत ना कीजिएगा। बहता पानी भी आप पढ़े रहिएगा। रैन अंधेरी, आस्तीन के सांप, षड्यंत्र, आधी रात के अतिथि पढ़े रहिएगा। ख्याल अच्छा है। दुष्चक्र, अंधेर नगरी आप पढ़िएगा। रक्षक भक्षक, दिशाहीन, तोड़म फोड़म, दीन दहाड़े, शहादत नाम। तोड़म फोड़म, दिशाहीन थोड़ा आप पढ़े रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय में जो भी व्यक्ति है वो दिशाहीन ही होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अगर उसको सही मार्ग दिखाते हो तो वो सही मार्ग पे चलेगा ही नहीं। इसके बाद में बात कर लेते हैं अमृत राय जी की। अमृत राय जी का जो समय है 1921 से 1996 में है और ये अमृत राय बीज उपन्यास लिखने वाले प्रेमचंद जी के पुत्र ही हैं, जिन्होंने लिखा है कलम का सिपाही नाम से अपने पिता की जीवनी लिखी है। बीज 1952 का इनका उपन्यास है। इसमें दूसरे महायुद्ध सन 1942 की जो क्रांति है उसकी जो विभीषिकाएं वगैरह थी और जो शरणार्थी वगैरह थे, जो विद्यार्थी जीवन की जो विषमताएं थी, उन सब का चित्रण इन्होंने किया है। नागफनी का देश 1953 का आप पढ़े रहिएगा। हाथी के दांत 1956 का, इसमें समाज की दुरंगी रीति का इसमें चित्रण किया है। सुख दुख 1969 का है। भटियाली आप पढ़े रहिएगा थोड़ा सा, 69 का। जंगल 1969 का। धुआं 1977 का। इसमें आज़ादी के बाद का जो बिखराव जीवन देखने को मिलता है। पहले क्या था, आज़ादी से पहले व्यक्ति एक दूसरे में मतलब एकत्रित था, एक दूसरे से मिले हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको सामना करना था अंग्रेजों से। अब स्वतंत्रता तो मिल गई, अंग्रेज तो चले गए। अब आया कि अब किससे भिड़ा जाए। आदत हो गई भाई युद्ध लड़ने की, वो आज तक भी चली आ रही है। तो व्यक्ति अपने अपनों से ही लड़ता है, अपने अपने परिवार में ही लड़ता है। तो ये है यहाँ पे। और राजनीति पहले क्या था कि पहले जो कूटनीतियाँ थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। वहाँ पे राजनीति नहीं थी, राजनीति तो अपनों में होने लगी है। ठीक है, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले रचनाकार को देखते हैं, क्योंकि नागार्जुन हमें इस क्लास में पढ़ने नहीं है। चलिए, थोड़े से बड़े रचनाकार हैं लेकिन प्रयास करेंगे इसी में पढ़ने का। ठीक है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। वैसे तो आप कहते होंगे कि मैम पढ़ाती हैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्डेड में, लेकिन लगता है जैसे कि लाइव पढ़ा रही हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रांगे राघव जी की। रांगे राघव जी की यहाँ पे बात करेंगे और बहुत ज़्यादा इनको उस तरह से पढ़ना भी नहीं है।
रांगे राघव जी की बात करते हैं तो इनका है 1923 से 1963 इनका समय ठहरता है। उपन्यास में बात करें तो घरौंदे 1946 का है, घरौंदे 1946। दूसरे नंबर पे बात करें विषाद मठ 1946, विषाद मठ 1946। तीसरे नंबर पे बात करें तो मुर्दों का टीला 1948, मुर्दों का टीला 1948। और इसकी बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता पर है, सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। आगे बात करें चीवर, फोर्थ नंबर पे चीवर की बात करें तो चीवर जो उपन्यास है 1951 का है। और ये जो है ये हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का, हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान पर आधारित है, बौद्ध धर्म के उत्थान का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लें तो 5वें नंबर पे है प्रतिदान। प्रतिदान की बात करें तो 1952 का है। 6ठे नंबर पे सीधा साधा रास्ता, सीधा साधा, सीधा साधा रास्ता, और ये जो है आपका 1951 का है। और कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये भगवती चरण वर्मा का जो टेढ़े मेढ़े रास्ता था उस पर उसके अनुकरण पर है। 7वें नंबर पे बात करें तो हुजूर है, हुजूर 1951 का है। आप यहीं पे कमेंट कीजिएगा कि हुजूर दरबार उपन्यास किसका है। ठीक है, 8वें नंबर पे यदि बात करें तो अंधेरे के जुगनू, अंधेरे के जुगनू। अभी आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि अंधेरे के जुगनू तो हम पढ़ रहे हैं, अंधेरे के अभी पीछे एक और रचना पढ़ी थी, कमेंट कीजिएगा कौन सी थी, तो 1953 का है। 9वें नंबर पे यदि बात करें तो काका है 1953, काका 1953 का है। 10वें नंबर पे उपन्यास की बात करें तो उबाल 1954 है, उबाल 1954 है। 11वें नंबर पे यदि उपन्यास में बात करें तो पराया 1954, पराया 1954। 12वें नंबर पे यदि बात करें तो बोलते खंडहर, बोलते खंडहर, बोलते खंडहर की बात करें तो 1955 का है। 13वें नंबर पे बात करें तो कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं जो इनका उपन्यास है ये चर्चित है थोड़ा सा। 13वें नंबर का उपन्यास है कब तक पुकारूं, और ये कर्नट जो जाति होती है, जो नट जाति होती है उसके कब तक पुकारूं 1957 का है। और ये कर्नटों के जीवन पर आधारित है। कर्नटों यानी कि जो गांव में आते हैं, नृत्य करके दिखाते हैं रस्सियों पर झूलकर, तो कर्नटों के जीवन पर आधारित है, जीवन पर आधारित है। इसी के साथ में बात करते हैं बोना और घायल फूल, बोने और घायल फूल। बोने और घायल फूल की बात करें तो ये भी 1957 का है। 15वें नंबर पे यदि बात करें तो पक्षी और आकाश, पक्षी और आकाश, इस उपन्यास की बात करें तो ये भी 1957 का है। 16वें नंबर पे यदि बात करते हैं तो 16वें नंबर पे है आपका जब आवेगी काली घटा, जब आवेगी काली घटा, और ये जो है 1958 का है। और ये गोरखनाथ के जो नाथ पंथ की कथा है उस पर आधारित है। 17वें नंबर पर बात करें तो बंदूक और बीन, बंदूक और बीन की यदि बात करें तो ये भी 1958 का है और ये युद्ध की समस्या पर आधारित है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के उपन्यास हम देखते हैं। यहाँ पे जो समझाने का कुछ नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सीधे सीधे। अच्छा चलिए थोड़ा सा बता दें क्योंकि बहुत ज़्यादा उपन्यास है। घरौंदे, विषाद मठ, मुर्दों का टीला आप पढ़े रहिएगा, चीवर, अंधेरे के जुगनू, सीधा साधा रास्ता, हुजूर इसीलिए पढ़िएगा क्योंकि हुजूर दरबार एक उपन्यास है, आप बताइएगा किसका है। बोलते खंडर पढ़े रहिएगा, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, इनके महत्वपूर्ण हैं। आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे भी रांगे राघव जी के ही जो बचे हुए उपन्यास हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी में बात कर लेते हैं राई और पर्वत। काउंटिंग आप अपने से रखिएगा, जो भी होगी 18-19। राई और पर्वत, राई और पर्वत की बात करें तो 1958 का है। 19 में बात करें तो राह ने रुकी, राह ने रुकी 1958 का इनका उपन्यास है। और ये महावीर स्वामी और बुद्ध युग के जागरण का इसमें चित्रण है। 20वां है धूनी का धुआं, धूनी का धुआं 1959 का है। 21 में यदि बात करें तो छोटी सी बात, छोटी सी बात। 22 में यदि बात करें तो महायात्रा। 23 में यदि बात करें तो धरती मेरा घर, धरती मेरा घर। ठीक है, 24 में बात करें तो आग की प्यास, आग की प्यास। 25 में यदि बात करें तो प्रोफेसर 1961, प्रोफेसर 1961। 26 में यदि बात करें तो कल्पना 1961, कल्पना 1961। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल्पना पत्र भी था। 27वें नंबर पे बात करें तो आखिरी आवाज़ 1963, आखिरी आवाज़ 1963 का है। ठीक है, जीवनी परक उपन्यासों में इनके देख लेते हैं। तो जीवनी परक जो उपन्यास हैं इनके, उसमें बात करें तो पहले नंबर पे है देवकी का बेटा, देवकी का बेटा 1954। यशोधरा जीत गई, यशोधरा जीत गई 1954। लोई का ताना, लोई का ताना 1954। और रत्ना की बात ये भी 1954 है, रत्ना की बात ये भी 1954 है। यानी कि इस पूरे 1954 में आपके जो उपन्यासकार हैं इन्होंने बस रांगे राघव जी ने जीवनी परक उपन्यास ही लिखे थे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास जो है वो यहीं तक रखेंगे, इससे अगले जो उपन्यासकार हैं वो अगली क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है रांगे राघव जी को पढ़ना। बात कर लेते हैं राई और पर्वत, आप पढ़े रहिएगा। 1958 का। राह न रुकी 1958 का है। धूनी का धुआं 1959 का है। ठीक है, धूनी का धुआं 1959 का। छोटी सी बात, महायात्रा, धरती मेरा घर, आग की प्यास, प्रोफेसर आपको पढ़ना है। कल्पना भी आपको पढ़ना है 1961 का। आखिरी आवाज़ 1963 का, ये भी आपको पढ़ना है। जीवनी परक उपन्यासों में देवकी का बेटा 1954 का। दूसरा यशोधरा जीत गई 1954 का। तीसरा लोई का ताना 1954 का। और चौथा है आपका रत्ना की बात, ये भी 1954 का है। तो ये थे आपके रांगे राघव जी के उपन्यास, क्योंकि आगे अगर पढ़ेंगे भैरव प्रसाद गुप्त जी को तो बहुत विस्तृत हो जाएगा और फिर इधर उधर होने लगेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं, इतना ही आज की क्लास में रखते हैं। जिन भी बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो कॉल करेंगे 9568802463 पर। इस पर साधारण कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल कोई नहीं कीजिएगा। और जो फीस है टेस्ट सीरीज की वो 750 रुपये में आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं। ठीक है, 50 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं और 6250 प्रश्न हैं। इसी के साथ में बात करें तो प्रति टेस्ट पेपर आपको 15 रुपये पड़ रहा है। 125 प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर और प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, सुबह में टेस्ट पेपर दिया जाता है, शाम को उत्तर कुंजी दी जाती है। और व्याख्यायित का बात है, व्याख्यायित की जो बात है, यदि आपको कहीं पे लगता है कि हमें इस प्रश्न का उत्तर जानना है या इस विकल्प का उत्तर हमें जानना है, तब आप उसके लिए जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चों का है, उसमें आपको उत्तर दे दिया जाता है। ठीक है, तो अभी की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जैसा भी है, आपको जो भी उचित लगे आप कमेंट किया कीजिए। जैसे कि अभी हुजूर उपन्यास आया था, हमने आपको हुजूर दरबार उपन्यास पूछा है, आप कमेंट कीजिएगा कि किसका उपन्यास है।
ठीक है। तो अभी की क्लास है थोड़ा यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तृत होने पर फिर चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। जो भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं थोड़ा डेली आप जुड़े रहिए, क्योंकि देखिए क्लासों का हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम कहीं पे एक जगह इकट्ठा एकत्रित करके रखें, तो क्लासें इधर उधर हो जाती हैं। फिर आप हमें अनायास कॉल ना करिएगा कि मैम आपकी वो क्लास हमें नहीं मिल रही है। उसके लिए अगर आप चाहते हो कि कोई क्लास हमें मिले, जो अब अगर आप नए जुड़ रहे हो, सपोज़ मानिए कि आज आप पहले क्लास में आप जुड़े हो और आपके पीछे की जो आपकी क्लासेज है 200 क्लासेज वो आपको देखनी है, तो उसके लिए आपको 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो अनिवार्य है। अनिवार्य का ये है कि उसमें आपको अपनी पूरा जो डाटा है वो आपको फिल करना पड़ेगा। जो भी आपका नाम है, फादर या हस्बैंड नेम, कहाँ से आप हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये सब करने के बाद में आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा जो शुल्क है। उसके बाद आपको वो सारी क्लासेज भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी आपको उचित लगे, क्लास लेने आते हो लाइक कर दिया कीजिए, उसके बाद में जो भी आपको उचित लगे कमेंट कीजिए, और जितना हो क्लास को शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले जो उपन्यासकार हैं हमारे बहरा प्रसाद गुप्त जी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।